नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आरो यारो आरो यार के पीवाईक्यू देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है और पोल्ट्री वाला सेगमेंट चल रहा है। पोल्ट्री में हम लोगों ने एक वीडियो देख चुके हैं, अब आगे उसके आगे आज से देखेंगे। साथ ही दोस्तों, हमारे हिंदी का सेगमेंट चल रहा है। हिंदी में काव्या मैम कवर करा रही हैं। काव्या मैम ने अभी क्या है, अनेक शब्दों को एक शब्द शुरू किया है, ठीक है। और उसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है, हमारा टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेस, क्या है, अमोक क्लासेस। वहां पर आप ज्वाइन कर से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहां पर हम आपको पीसीएस मेंस की और पीसीएस 2025 की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। आप उसे ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन तक हमारा सेगमेंट हो चुका था। आज देखें यहाँ पर क्या है। भारतीय संविधान में छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 17। कौन सा? अनुच्छेद 17। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि समझ क्षमता है। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में के विषयों में क्या है? अवसर की क्षमता है। अनुच्छेद 18 क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राणदैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आगे क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ध्यान देना है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत का संविधान अस्पृश्यता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी में अंतर्निहित होता है। किसमें निहित होता है दोस्तों? अनुच्छेद आ अनुच्छेद ए जो होता है उसी में से निहित होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ध्यान देना, अनुच्छेद 19 एक का में क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। प्रेस की आजादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19 एक के अंतर्गत अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वर्णन करता है, ठीक है। ब में क्या है? शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन से संबंधित है। सा क्या है? संगम से संबंधित है। द क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में क्या है? सर्वत्र संचरण से संबंधित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति, थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 19। अभी जस्ट ऊपर लोगों ने देखा अनुच्छेद 19। आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न, देखिएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है, जो 21 को मिलाकर पढ़ने की बात करता है? कौन सा दोस्तों? एकांतता का अधिकार। कौन सा? एकांतता का अधिकार जो है 19 और 21 को एक साथ मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या है इसमें? इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अथवा अस्पष्टता मूल अधिकार में नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन के तहत इन चारों अधिकारों को मूल अधिकारों में अंतर्निहित माना है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये आपका अधिकार दिया गया है, एकांतता का अधिकार जो है, यह संविधान में डायरेक्टली उसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी निर्णय में ऐसी बात कही है, ठीक है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत 4 अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्यवाद में 1975 में, मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा वाद में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार को मिलाकर पढ़ने की एकांतता और निष्ठा के अधिकार का प्राप्त होता है। यानी जब 19D और 21 को एक साथ मिलेंगे तब हमें एकांतता या निष्ठा का अधिकार जो हमें मिलता है, इसी के अंतर्गत मिलता है। एक केस आया था दोस्तों, पुट्टा स्वामी केस 2017 में भी न्यायालय ने यही कहा था। कौन से कितने पीठ थे इसमें? 9 पीठ थे, 9 सदस्य थे इसमें, इस पीठ में। और जो संवैधानिक पीठ थे वो इससे निष्ठा का अधिकार घोषित किया गया था, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत। और कुछ एक्सप्लेनेशन इसको देख लीजिएगा। कह रहा है, संविधान का अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 में द्वारा गारंटी स्वतंत्रताओं में भाग मानते हुए स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। यानी निष्ठा का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 21 के तहत क्या गया? संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने, थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा, आगे सही हो जाएगा।
उच्चतम न्यायालय ने, थोड़ा मैं छोटा कर दूंगा तो अपने आप बोला कम हो जाएगा। न्यायालय विकल्प में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों को अतिरिक्त अन्य अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों में 21 के अंतर्गत माना। किसको? पर्यावरण का अधिकार को। अब ध्यान देना है 21 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं जिसको न्यायालय ने अपनी तरफ से घोषित किया है। इसको आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार देख लीजिए। पर्यावरण का अधिकार है, शीघ्र विचारण का अधिकार है, विधिक सहायता का अधिकार है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार है, पैरों में डंडा या बेली डालने के विरुद्ध अधिकार है, फांसी विलंब के विरुद्ध अधिकार है, अभिरक्षा की हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार है, चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सक की सहायता या कार्यस्थल पर लैंगिक यौन उत्पीड़न के विरुद्ध जो अधिकार है, ये आपका किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, जो जिसे न्यायालय ने अपनी तरफ से घोषित किया। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान के अंतर्गत शामिल है कौन सा? धर्म के प्रचार का अधिकार, बिल्कुल सही है। सिखों को कृपा धारण का अधिकार, बिल्कुल सही है। राज्य को सामाजिक धार्मिक समाज सुधार की विधि का अधिकार, धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म को परिवर्तन कराने का अधिकार। ध्यान देना है दोस्तों, धार्मिक परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं। ऑप्शन चौथा अगर काटेंगे आपका, यानी ये सब कट जाएंगे और ऑप्शन 1, 2, 3 आपका सही मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 26 में जो कहा गया है दोस्तों, अनुच्छेद 25 लेकर 28 तक क्या है? अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 25 से थोड़ा बड़ा है, ज्यादा हो गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। अब जो अनुच्छेद 25 कहता है, क्या कहता है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म को प्रचार करने का अधिकार एवं राज्य को समाज सुधार के विधि का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया है। ठीक है। सिखों को कृपाण धारण करने से लेकर चलने का अधिकार अनुच्छेद 25 से स्पष्टीकरण से शामिल, यानी ये सब क्या है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। धार्मिक निकाय के द्वारा लोगों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य और समान वेतन के मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है? आप बताइएगा। आपको एक अनुच्छेद है दोस्तों 15, 14 और 16। 14 और 16 के साथ जब एक साथ पढ़ते हैं तो ये चीज है का ऐसा उल्लेख, मतलब प्रावधान मिलता है। कैसे? संविधान, भारतीय संविधान के यद्यप अनुच्छेद 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व शामिल। इसका मतलब क्या है? 39 में ये चीज शामिल किया गया कि संविधान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। हुआ क्या है? परंतु सर्वोच्च न्यायालय यह ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद में 1982 में निर्धारित किया था, भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवाद शब्द अनुच्छेद 39 के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। यानी इस केस में कहा था अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ पढ़ने के बाद ये सिद्धांत आपका सामने आता है। कौन सा? समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे चलते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभिनियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अपराध को लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपयुक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है दोस्तों? अनुच्छेद कौन से आप बताइए? एक अपराध के लिए अनुच्छेद 20। ध्यान देना है, इस अनुच्छेद 20 में ये भी कहा गया है कि किसी को भी मान लीजिए कोई कानून चल रहा है, कानून के पहले विधि बनाकर नहीं उसको दंडित किया जा सकता। मान लीजिए अगर आप जा रहे रोड पे और रोड का बाद दाहिने साइड मुड़ के, उसमें यह था कि आज जो दाहिने साइड मुड़ेगा आज से उसको 500 रुपए पेनाल्टी हो गया। आप मान लीजिए इसके पहले भी चलते रहे, अब आपसे ये करके दावा नहीं किया जा सकता भाई साहब आप पहले भी रोड के लिए राइट मुड़ते थे, इसीलिए जब से मुड़ रहे तब से आप दंड भुगतिए नहीं। जब से कहा गया है, जब से कोई कानून बनता है तभी से ऐसा अधिकार दिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। देख लीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है। मान लीजिए आप गए, एक चोर था, चोरी किया। ठीक है। चोरी करने के लिए मान लीजिए 10,000 रुपए चोरी कर लिया। अब उसे पुलिस जब पकड़ी, पुलिस के बाद कोर्ट ले गई,
कोर्ट ने उससे लगभग 10 वर्ष का कारावास दिया। फिर से एक लोगों को कुछ जब 10 से 10 वर्ष बाद छूट खाया, एक लोग उसको चोरवा है, चोरवा टाल रहा है, फिर उसको गए, फिर FIR कराए, फिर उसको फिर जेल भिजवा दिए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर किसी केस के संबंधित वो एक बार न्यायालय में जा चुका है, उसको दोबारा भेजा जाना नहीं चाहिए, वो भेजा भी नहीं जाएगा। कैसा है ये? उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता के संबंधित अधिकार है। अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? पारदर्शी स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और निरोध के संबंधित संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ अनुच्छेद दिया गया है, आपको सम्मिलित करने के लिए पूछा गया कौन सा सम्मिलित है या नहीं है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 सही है। गिरफ्तारी के विरोध संरक्षण, अनुच्छेद 23। दोस्तों ये नहीं, यही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसमें क्या है? 23 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23 आपका यही ऑप्शन बी आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। देखते हैं। अस्पृश्यता, अनुच्छेद 17। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध, अनुच्छेद 22। धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29। ठीक है, आगे चलते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों? पारित किया गया 1976 में। कब किया गया? 1976 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये शामिल किया जाता है। आगे आते हैं। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम। किससे संबंधित? ये मूल अधिकार है? नहीं, मूल अधिकार तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ध्यान देना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19(1) क्या 19(1) का के जो वाक अभियुक्त स्वतंत्रता है उसके अंतर्गत माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह सार्वजनिक संस्थानों के आवश्यक सूचना मांग सके, न कि अपील कर सके। उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकार माना है। ठीक है, आगे चलते। एक केस आया है, कौन सा? इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ केस में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया कि विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता सूचना के अधिकार से शामिल है। इसका मतलब है जो विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है इसमें सूचना का अधिकार क्या है? सम्मिलित है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में है। कहां से कहां तक है दोस्तों? 14 से 18 तक। कहां तक है? 14 से 18 तक है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों DPSP से संबंधित है। अब देखते हैं DPSP से कौन कौन से प्रश्न आपको एग्जाम बने हैं इसको। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है? कौन सा? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल ये जो से सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी बिल्कुल उद्देश्य है। अगला क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ये उद्देश्य किसी भी मतलब कि DPSP का नहीं है। ठीक है, कहीं भी लिखा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 लेकर के 51 तक क्या है दोस्तों? DPSP का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का लक्ष्य इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र के एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इन सिद्धांतों का उद्देश्य धार्मिक राज्य की स्थापना करना नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया। कहां किया गया दोस्तों? आप बताइएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए जो समान वेतन है दोस्तों, ये कहा है? DPSP में। कहा है? DPSP में। ठीक है, आगे चलते हैं। इस एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान के सुनिश्चित किया गया है। राज्य के DPSP जो है हम जिसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, अनुच्छेद 39(घ) में यह प्रावधान किया गया है। ठीक है, पुरुष स्त्री दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ज्ञातव्य है कि संविधान का अनुच्छेद 39(घ) के अनुच्छेद में संसद 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दो सूचियां देंगे आपको सम्मिलित करने के लिए पूछा गया कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है। अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है। काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 41, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। अनुच्छेद 44 समाज क्या है? समान नागरिक संहिता, ये भी सम्मिलित है। और कृषि एवं पशुपालन, यानी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन जो है आपका सही है। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा। पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40।
अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 44 में क्या है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि एवं पशुपालन का गठन की बात की गई। ठीक दोस्तों, अभी चलते हैं मनरेगा कार्यक्रम। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? कौन से दोस्तों? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के तहत लाया गया था। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 4 के जो अनुच्छेद 43 में कहा गया है, क्या राज्य उपयुक्त या विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से किसी के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों के काम, निर्वाह और मजदूरी की शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश और संपूर्ण उपभोग को सुनिश्चित कराने वाली काम दशाओं को प्रयास करेगा, प्रदान करने का प्रयास करेगा। यानी ये ऐसा काम, ऐसा चीजें कहाँ लिखा गया है? अनुच्छेद 43 में ही लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह मनरेगा की प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं? डीपीएसपी नहीं, ध्यान देना है, डीपीएसपी नहीं। जब हम डीपीएसपी कहें इसका मतलब यही है, मान लीजिए आप कंफ्यूज मत होइए। मद निषेध, गौरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष का आयु बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं समझिए। कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अनुच्छेद 24 क्या इसे कहिएगा, एक सेकंड थोड़ी माफ करिएगा। जो निःशुल्क शिक्षा है दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 का और 21 का में। ठीक है, 24 में क्या है, बच्चों के शोषण संबंधित है। ठीक है, बच्चों के शोषण या उससे 14 वर्ष का आयु बच्चों को क्या है, मतलब किसी खतरनाक कारखानों में काम करने के लिए प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान में मद निषेध अनुच्छेद 47 तहत, गौरक्षा अनुच्छेद 48 तहत तथा पर्यावरण संरक्षण 1900 मतलब अनुच्छेद 48 का के तहत शामिल है। ठीक है, 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कहाँ है दोस्तों? अनुच्छेद 45 तहत तत्व में था। ध्यान देना है ये बात। पहले क्या हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं। एक संविधान संशोधन हो रहा है आपका 86वां। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 45वां संशोधन, 45 अनुच्छेद में संशोधन किया गया। ये कहा गया कि जो पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या था, शिक्षा का अधिकार था, जोड़ा गया था। लेकिन इसी संशोधन द्वारा ये कहा गया है 6 वर्ष से कम जो बच्चे हैं उनके लिए जो शिक्षा संबंधित प्रावधान है इसको शामिल कर दिया गया। किसके द्वारा? 86वां द्वारा। क्यों? क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। क्या था इसमें शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। परंतु 86 यहाँ में संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या हुआ था, अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार बन गया था। यानी 86वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनुच्छेद जोड़ा गया था। अब बात हुआ कि अब अनुच्छेद 45 के तहत क्या शामिल है, 100 पूर्व यानी 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चों को क्या करना है, शिक्षा व्यवस्था शामिल किया गया है। पहले 6 से 14 वर्ष तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के डीपीएसपी सिद्धांत में जोड़ा गया है? यानी कौन सा ऐसा है जो डीपीएसपी सिद्धांत में जोड़ा गया है? देखते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सहायता और समान नागरिक संहिता। ये है जोड़ो, मुक्त कानूनी सहायता। ये जो मुक्त कानूनी सहायता है ये आपका जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है दोस्तों? एक संशोधन हुआ था 42वां। कब? 1976 में। इसी के तहत इसको जोड़ा गया। देखते हैं। मुफ्त कानूनी सहायता राज्य की निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 14 में नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 39 का गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और शामिल किया गया अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 39 का में। ठीक है, अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में ये समान नागरिक संहिता कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। ठीक है, गोवध निषेध 48 का में है, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्य संबंधित है? यानी आपसे किस में जोड़ा गया है दोस्तों?
इसमें खैर ये जो प्रश्न है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब ध्यान देना है, मौलिक कर्तव्य दो बार जोड़े गए हैं। पहला जो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आपको पता है दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, मौलिक कर्तव्य नहीं था। एक कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी के माध्यम से क्या हुआ था, इसी का मतलब कि मौलिक कर्तव्य को भारत में अपनाया गया। यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्या है, आगे चलिए। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह जोड़ा गया था। पूछा गया अगला प्रश्न है कौन सा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यह संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा बढ़ाया जा सकता है, यह अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, यह विशिष्ट कर्तव्य पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, इसे न्यायालय निश्चित करता है। कौन सा, यह परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी किया जा सकता है। दरअसल आपको पता है दोस्तों, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 226, ये क्या है तो दो अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा संविधान में या नहीं पढ़ा होगा, हम बताते हैं। इसके तहत क्या होता है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में और इसके तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर से अपील कर सकते हैं यदि कोई आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि अब इसी में तहत 5 प्रकार का रिट जारी किया, जैसे बद्दी प्रतिशीकरण, परमादेश, दुष्प्रेषण, इसे कुछ रिट जारी करते हैं न्यायालय। उसमें एक रिट है परमादेश। ठीक है, उस परमादेश के तहत क्या है, इसमें मौलिक कर्तव्य को हम लागू नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये नैतिक जिम्मेदारी है। क्या है, लोगों की नैतिक जिम्मेदारी करते हैं और इसे देश द्वारा या न्यायालय द्वारा इन्फोर्स करके नहीं लागू कराया जा सकता। आगे चलते हैं, अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। अभी तो 11 है, मूल में 10 थे, बाद में 11वां जोड़ा गया था। इन टोटल कितने, 11। ठीक है, उल्लेख मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब राष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है आपके संविधान में, इसको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, बिल्कुल होते हैं। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं। इसमें ध्यान देना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, यानी ये ध्यान देना है राज्यसभा प्लस लोकसभा के क्या होगा, निर्वाचित सदस्य होंगे, प्लस राज्य विधानमंडल जो होगा, राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित वही क्या करें इसमें भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर के जो होंगे सदस्य जो होंगे विधानसभा के, ये इसमें भाग लेंगे। ठीक है, ये है राज्य विधानसभा के, यानी 1 3 4 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन वही से 1 3 और 4, आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, देखते हैं क्या इसमें एक्सप्लेनेशन है। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन सा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए, कभी कभी आपसे पूछा गया प्रश्न है, आखिर दिल्ली और पांडुचेरी जो राष्ट्रपति के चुनाव में मत का अधिकार प्राप्त हुआ, किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था, उसका क्या आंसर होगा दोस्तों, 17वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है, हालांकि आगे चलिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17वें, अगला प्रश्न बन ही गया ना, 17वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया, जस्ट ठीक है, कौन सा, दिल्ली और पांडुचेरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित किसमें निहित होती है दोस्तों, आप बताइएगा। राष्ट्रपति में, किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति
पद में। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 53(1) में लिखा गया है कि केंद्र के जो कितने कार्यपालिका सत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित है। प्रधानमंत्री जो होता है दोस्तों वास्तविक कार्यपालिका होता है, यानी जो कार्य करता है, ठीक है, इसमें नहीं निहित होती। ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। मैंने आपसे कई बार चर्चा किया है, शायद आप जानते होंगे, पूर्वावलोकन अगर आप देख रहे होंगे पॉलिटी वाला, उसे मैंने समझाया भी है। इसके बाद पूर्वावलोकन बाद हम लोग दोस्तों जो पूर्वावलोकन सीरीज हमारी खत्म हो जाएगी दोस्तों मिनट बाद, उसके बाद हम लोग लक्ष्मीकांत और जो स्पेक्ट्रम जैसे बुक्स हैं उसकी चर्चा करेंगे। अभी खैर हम पूर्वावलोकन की बात कर रहे हैं। क्या है? एक होता है हेड ऑफ स्टेट। क्या होता है? हेड ऑफ स्टेट। एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपने पढ़ा होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट जो होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है, या पीएम जिसे कहते हैं। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट अगर आपने और पढ़ा होगा, कभी ध्यान दिया होगा, रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब ये होता है ऐसा राष्ट्र जिसके जो प्रमुख होता है, जो संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका निर्वाचन जो होता है, निर्वाचन हो या जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे चलिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख यह राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति के लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? अब बताइए दोस्तों कौन थे? इसमें साहब नीलम संजीव रेड्डी साहब जी तो ये भारत के राष्ट्रपति की क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपतियों में से नीलम संजीव रेड्डी 2 अवधि के लिए, कब तक? 1967 से 69, 1977 से 1977 तक क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। और 1977 में क्या बना गया? भारत के राष्ट्रपति भी बन गए थे। अगला प्रश्न क्या है? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो ऐसे में कौन कार्यवाही राष्ट्रपति करेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई यानी चीफ न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मान लीजिए ये भी नहीं रहा तो उस पद पर खाली रहो, तो जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, कौन हो? वरिष्ठतम, वो क्या होगा? ऐसा काम करेगा। ठीक है, अगर मान ये भी नहीं रहे, पूरा वरिष्ठतम पद भी खाली रहा, तो इसके आगे संविधान मौन है। मौन है मतलब जिसके आगे कोई प्रावधान नहीं किया गया है, कौन रहेगा। ठीक, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, पद त्याग अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो पद का कार्यभार राष्ट्रपति संभालेगा। और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश क्या करेगा? उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश क्या करेगा? उस समय उपलब्ध है तो राष्ट्रपति कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि किसी समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो, तो उस वक्त राष्ट्रपति पद कौन को देखेगा दोस्तों? सीजीआई, भारत का प्रधान न्यायाधीश या सीजीआई जिसे कहते हैं, वो इस पद को देखेगा। अगला चलते हैं दोस्तों, क्या है? अगला संबंधित है उपराष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं, इसको देखते हैं। क्या आपके सामने 2 कथन दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। क्या है? कथन है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हता होगा। इसका मतलब अगर राज्यसभा का सदस्य होने का आपके पास योग्यता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। ठीक है, आगे क्या है? ठीक, अगला कथन क्या है दोस्तों? अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट सही भी है और स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। कथन के कारण द्वारा पुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 63(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होना, अहरित होना क्या होता है? अनिवार्य होता है। जबकि अनुच्छेद 39(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति केवल राज्यसभा का
पदेन सभापति होता है। आगे चलते हैं। कथन दिया गया है, आपको विचार करना है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है, अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अगला क्या है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं। ध्यान देना है, जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो राष्ट्रपति के लेते हैं, ना कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में राज्य विधानसभाओं के सदस्य का कोई योगदान नहीं होता है। स्टेटमेंट आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर कह रहा है, इनके अनुसार इनके चुनाव में जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं दिल्ली, पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों ही शामिल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों शामिल, ध्यान देना है। उपराष्ट्रपति में क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मनोनीत हो, चाहे जो हो, चाहे निर्वाचित हो, दोनों शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रपति जो चुनाव होगा उसमें कौन होंगे दोस्तों, केवल निर्वाचित ही होंगे। कहां के, राज्यसभा के, लोकसभा के प्लस विधानसभाओं के, ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते, कहां, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कौन सा, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है कौन, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल सही है। के पास संबंध कोई औपचारिक दायित्व नहीं। यस, ध्यान देना है, जो उपराष्ट्रपति होता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं करता, बल्कि किसके रूप में करता है, राज्यसभा का सभापति, ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति अनुपस्थिति में उसके कार्यों को निर्वहन करता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपद स्थायीकरण, मृत्यु के चलते अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, अगर मतलब कि ये हो गया, अगर राष्ट्रपति का पद खाली है उस वक्त भी क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक दोस्तों। इसमें सभी स्टेटमेंट सही है, अब सभी चारों आपको क्या है, सही है। आगे चलते हैं। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, थोड़ा ब्लर है, मैनेज करिएगा। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात द्वितीय क्या है, उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं होता, ठीक है। वह राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन करता है तथा राष्ट्रपति के पद त्याग या अपदस्थीकरण की या मृत्यु की स्थिति में, मान लीजिए, सब सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए, बहुत चूंकि ये सब गूगल ट्रांसलेटेड लैंग्वेज होते हैं इसलिए थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगा। मैं समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी दस्तावेज राष्ट्रपति का पद खाली है, उस वक्त क्या करेगा, या वो काम करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है टॉपिक दोस्तों, मंत्रिपरिषद कैसे प्रश्न बने हैं आपके एग्जाम में, इसको हमें देखना है। ओके, देखते हैं कौन सा है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत को विवेचित करता है दोस्तों, कौन करता है आप बताइएगा। अनुच्छेद 75, मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद 75 में ही किया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, पदच्युत और विवेचित करता है, ठीक है। फिर कह गया अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, संघ की मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। क्या यह बात सही है या नहीं? हाँ, बिल्कुल सही है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत पद धारण करते, नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि राष्ट्रपति के, किसके, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते, न कि प्रधानमंत्री के, ठीक है। यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है, पहला आपका सही है, यानी पहला सही है, बाकी दूसरा गलत है। आगे चलते हैं। देखिएगा, भारतीय संविधान के थोड़ा बड़ा है, मैनेज करिएगा। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः कथन 1 सत्य है। इसके अलावा अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत क्या कर पद धारण करते हैं। आगे चलते हैं। भारत के
प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, अगर प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का है तो लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष होगा। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा का है तो कितना होगा? 30 वर्ष। ये स्टेटमेंट आपके लिए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ध्यान देना, कहां लिखा गया? अनुच्छेद 75 एक के अनुसार क्या कहा गया है? राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह संसद सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा का होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है, जैसे अब मैं एग्जांपल लेता हूं राजीव गांधी। राजीव गांधी, जब इंदिरा गांधी जी मारी गई थी, राजीव गांधी जब पीएम बने थे उस वक्त वो संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तब उन्हें क्या किया? राष्ट्रपति महोदय ने क्या किया? पीएम तो बना दिया और 6 माह के अंदर उन्हें क्या किया गया था? संसद की सदस्यता दी गई। इसी प्रकार से क्या होता है? अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है जो संसद के सदस्य नहीं है। बाद में उन्हें क्या किया जाए? चाहे मनोनयन कर लिया जाए या फिर किसी राज्यसभा या लोकसभा के चुनाव लड़वाकर उन्हें जिताया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन से एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? अब बताइएगा कौन कौन हुए दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल हुए, इंदिरा गांधी बिल्कुल हुए, गुजरी नंदा बिल्कुल हुए और अटल बिहारी वाजपेयी। ये चारों लोग जो हैं एक से अधिक बार क्या हुए? प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? थोड़ा ब्लर है। निम्नलिखित में से जिन्होंने क्या किया है? राजनीतिक जीवन के भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समांतर के बाद सुशोभित किया। अब बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है, लाल बहादुर शास्त्री साहब नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री केवल एक बार थे। गुजरी नंदा हाँ, अटल बिहारी हाँ, और इंदिरा गांधी भी हाँ, ये थे। यानी 1 3 4 5 1 3 4 5। चूंकि 1 3 4 5 नहीं था ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी इसमें सही होगा। एक चीज में ध्यान, एक प्रश्न इसमें ध्यान दें, समय अंतराल मतलब एक बार थे फिर बीच में गए फिर एक बार प्रधानमंत्री। अगर इस रूप में देखिए जवाहरलाल नेहरू जो ऑप्शन है इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू 1952 से 1962 तक लगातार थे। ठीक है, लगातार थे, समय अंतराल का नहीं थे। बाकी जो प्रधानमंत्री समय समय पर एक बार थे फिर नहीं रहे, फिर थे फिर नहीं रहे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के समय अंतराल नहीं था, क्योंकि गुजरीलाल नंदा पहली बार 1964 में, फिर से मई से जून तक रहे, फिर 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक, तो समय अंतराल के लिए क्या करे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे। ठीक है, और बाकी इंदिरा गांधी जो थी 1966 1980 में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी 1996 और दूसरी बार 1998 में क्या करे? प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन अपने कार्यकाल में संसद की कभी भी उपस्थिति नहीं हुआ? ये भारत के चाहे मतलब कि राजनीतिक दुष्प्रचार का देख लीजिए या फिर राजनीतिक भ्रष्टाचार की जरा देख लीजिए या फिर गठबंधन सरकार की कमजोरी देख लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल है और इसका जो ऑप्शन होगा चौधरी चरण सिंह साहब थे। ठीक है, देखते हैं क्या चौधरी चरण सिंह अभी हाल ही में जिनको क्या भारत रत्न मिला है। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक क्या थे? प्रधानमंत्री पद पर रहे। पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई और लोकसभा की बैठक के एक दिन पूर्व ही कांग्रेस समर्थन वापस ले ली और चौधरी चरण सिंह की सरकार क्या इस्तीफा देना पड़ा। ध्यान देना है, क्योंकि वो अगर समर्थन नहीं रहा तो फिर नहीं रह पाएंगे। ठीक, आगे क्या है? भारत के काय के संबंधित जो प्रश्न है इससे संबंधित, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक नियुक्ति कौन की करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 148 वन के तहत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत सरकार के लेखा परीक्षण पे अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, राज्य सरकारों के
लेखा परीक्षक का संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, यानी ध्यान देना है, अगर राज्य संबंधित कोई लेखा का परीक्षण कर रहा है तो राज्यपाल को सौंपेगा, और केंद्र संबंधित कोई करेगा तो वह राष्ट्रपति को सौंपेगा अपना रिपोर्ट। कौन? कैग। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के कैग CAG नियंत्रक लेखा परीक्षक कार्य क्या करते हैं? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, अच्छा, लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त में से सभी। अब बताइए किसमें से करते हैं दोस्तों? यह लोक वित्त का जो संरक्षक होता है उसके रूप में कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। संविधान सभा ने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था क्या? कैग यानी नियंत्रक का महालेखा परीक्षक भारत के संविधान का अधीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। ठीक है, वह सार्वजनिक धन का क्या करेगा? संरक्षण करेगा, और यह उसका कर्तव्य, यानी सार्वजनिक धन को संरक्षण करना क्या है? कैग का कर्तव्य है। ठीक है, भारत की या किसी राज्य के संचित निधि से अनुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने का अंतिम जिम्मेदार कौन होता है दोस्तों? अब बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद की, या फिर राज्य विकास परिषद की? किसकी है दोस्तों? संसद की। इसके जो टीका टिप्पणी होती है इसके रिपोर्ट पे कौन करता है? संसद ही करती है। संविधान का अनुच्छेद 151(1) के तहत कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने का अंतिम जिम्मेदार कौन होगा? संसद ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी माना जाता है? कौन होता है दोस्तों? महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है दोस्तों कौन होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है। किसका तहत होता है? अनुच्छेद 76 इसकी नियुक्ति करता है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्या है? संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल को नियुक्ति करता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है उसी के क्या करता है? राष्ट्रपति क्या करता है? अटॉर्नी जनरल के रूप में क्या करता है? नियुक्ति देता है। भारत सरकार प्रथम विधिक अधिकारी वह राष्ट्रपति के प्रसार परिणाम पर धारण करता है, यानी राष्ट्रपति जब भी उनका मूड माए उनको अटॉर्नी जनरल को हटा सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी के विषय में कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? बिल्कुल सही है। वह वही योग्यता होनी चाहिए जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके? सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट कुछ है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। वह संसद के सदन में क्या करता है? बैठकों में भाग ले सकता है, किसी समितियों में भाग ले सकता है, बट उसे उसका सदस्य होना नहीं होगा। उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता नहीं। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत मतलब जब राष्ट्रपति मूड में आएगा भाई जब आप गो तो गो। ठीक है, उसको वो रुक नहीं सकता। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन 1 और 2 इसमें दोनों सही है। ठीक है, आगे देखिएगा। महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यायवादी वही योग्यता होनी चाहिए जैसा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य नहीं होता, परंतु वह सदन की बैठकों में भाग लेता है और बोल सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, अतः राष्ट्रपति को उससे पदच्युत करने का अधिकार है। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के दोनों सदनों के निम्नलिखित में किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? ध्यान दें कितने सदस्यों को होता है? अंग भारतीयों को 2 सदस्यों के लिए। अगर मान लीजिए लोकसभा में अंग भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उसके 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, लेकिन हालांकि ये संविधान हाल ही में 104 जो संविधान संशोधन हुआ था इसको द्वारा समाप्त कर दिया गया, यानी अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिएगा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदायों से
से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसको होती है दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों क्या करता है? नामित कर सकता है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, 104 जो संविधान संशोधन हुआ है कब? 2019 के तहत क्या हुआ? अनुच्छेद 334 संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण का अवधि तो 70 वर्ष बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, परंतु आंग्ल समुदाय के सदस्यों के लिए प्रावधान 70 वर्ष बाद निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी एक तरह से समाप्त कर दिया गया। आगे चलते हैं। लोकसभा के सदस्यों को जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई कौन सी दोस्तों? अब देखिएगा, वर्तमान तो 550 होगा, जब प्रश्न पूछा गया था कितना था? 552। हुआ क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसमें ध्यान से समझिएगा। अभी क्या है, अगर हम देख लें 550 है, 550 में क्या है? 530 राज्यों के हैं, 530 राज्यों के हैं और 20 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश के हैं। अब इसमें जो निर्वाचन होता है कितने होता है? 525 होता है। ठीक है, 525 होता है, इसमें 18 पूरा 20 में से 18 सदस्यों का होता है। टोटल कितने? 543 पे क्या होता है? मतदान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 543 सदस्यों पर वर्तमान ही लोकसभा में सदस्यों की संख्या है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद को पसंद नहीं करती है। अच्छा, क्यों नहीं करती? क्यों? उसके मूड का है। अच्छा, क्यों? इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए मतदान नहीं हुआ, पक्ष में वोट नहीं पड़े तो क्या कर सरकार गिर सकती, इसलिए सरकार क्या करती? इसके वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहती। देखते हैं, कथन और कारण दोनों सही है और इसलिए इसका काम नहीं करते। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी वनकर साहब थे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। पहली लोकसभा बैठक के पश्चात प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 गणेश वासुदेव मावलंकर जो हुए थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में बने थे। वे अपनी मृत्यु तक यानी 27 फरवरी 1926 तक इस पद पर रहे। लोकसभा के शेष कार्यकाल में एएम अनंत सेनम अयंकर लोकसभा अध्यक्ष रहे। यदि किसी राज्य के लोकसभा का स्थानों का आवंटन 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान क्या होगा? अब बताइए कितने होगा दोस्तों? क्या इसका निश्चित प्रावधान क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 330 खंड 1 के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्या है दोस्तों? अनुपात क्या है? लोकसभा में उस राज्य की संख्या के क्षेत्र के अनुवांटित कुल संख्या से वही रहेगा। इसका मतलब क्या? इनका जो अनुपात बांटा गया है उसी पर रहेगा। ठीक है, आगे क्या है? उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में भाग अनुसूचित जाति जनजातियों की जनसंख्या अनुपात राज्य की और संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। इसका मतलब क्या? एससी एसटी जो अनुपात है, एससी एसटी जो अनुपात है प्लस कुल जनसंख्या जो अनुपात है, उसी का आधार पर क्या किया जाएगा? सीटों का आवंटन किया जाएगा। ठीक है, अर्थात किसी राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों का संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। जैसी जनसंख्या रहेगी उसी के आधार पर उनको सीटों का आवंटन किया जाएगा। जैसे वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल तत्कालीन आंध्र प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति क्रमशः 8 और 6 थे। ठीक है, 2008 में परिसीमन के बाद 10 और 17 हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बदलती जाएगी वैसे वैसे क्या इनका अनुपात बदलता जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। आज के लिए दोस्तों बस यहीं पे रोकते हैं। अब मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ और यहीं से राज्यसभा से। अब आपको मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल अमोक क्लासेज, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। वहां पर हिंदी प्लस 100+ टेस्ट आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, प्लस पीसीएस 2025 में आपको पता है दोस्तों घटना चक्र जो पुनरावलोकन होता है उसका क्या महत्व है, आप लोग इससे भली भांति से परिचित हैं। आप उसे वहां ज्वाइन कर लीजिए और इसका लाभ उठाइए। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।